खबर तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली को मंसूख कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली से बीजेपी के 12 अरकान असेंबली की मुअत्तली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुअत्तली गैर आईनी और मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मुअत्तली सिर्फ मानसून इजलास के लिए की जा सकती थी। बीजेपी अरकान असेंबली को 1 साल के लिए मुअत्तल किया गया था। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ बदसलूकी के मामले में ये मुअत्तली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुअत्तल अरकान असेंबली को राहत मिली है। उनके मद्दाहों ने गाजे बजाए और पटाखे जलाकर अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। अदालत से मिली राहत का बीजेपी अरकान असेंबली ने खैर मकदम भी किया। इन्होंने इसे जमहूरियत की जीत करार दिया। विकास आघाड़ी सरकार जिस तरह से कानून को ताक पे लेकर चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद लोकशाही पद्धति में मूल्यों को किस तरह से रखना, ये शायद अब सरकार सीखेगी। निश्चित ही इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और बार बार सरकार को कोर्ट के अंदर से फटकार लग रही है। महाविकास आघाड़ी ने इस पर सोचना चाहिए। बीजेपी रुकन असेंबली योगेश सागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महाराष्ट्र की अघाड़ी हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। मुअत्तल किए गए 12 अरकान असेंबली में योगेश सागर भी शामिल थे। उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार के आज आदेश दिए हैं, ये लोकशाही के जतन को और लोकशाही के मूल्यों को कायम रखने की एक परंपरा को सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखी। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार, जिन्होंने बिन लोकतांत्रिक पद्धति से, बिन लोकशाही पद्धति से एक एक आमदारों को जिस प्रकार से निलंबित करने का, 12 आमदारों को निलंबित करने का काम किया, उसके मुंह पर एक चपराक दी है। लोकशाही के जतन का काम सरकारों का होना चाहिए, विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी। लेकिन आघाड़ी की सरकार जिस प्रकार विधानसभा में और विधानसभा के बाहर लोकशाही की हत्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही जवाब दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से खूब खूब धन्यवाद और ये लोकतंत्र की विजय है। वहीं अदालत के फैसले को बीजेपी लीडर अतुल बी ने जमहूरियत की जीत बताया है। आज 12 निलंबित आमदारांच्या विषयी दिलेला निर्णय हा लोकशाहीचा विजय असून पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचं त्यांच्या हुकुमशाही कारभाराला आणि प्रवृत्तीचं थोबाड फोडणारं हा निर्णय आहे। आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदारसंघातल्या लोकांना न्याय देणारा हा निर्णय आहे। केवळ आणि केवळ आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलतो म्हणून अन्यायाने, गैर पद्धतीने, बेकायदेशीर पद्धतीने आम्हाला निलंबित करण्यात आलं। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर प्रसाद लाड ने अदालत के फैसले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि उद्धव हुकूमत कायदे कानून की पासदारी नहीं करती है। होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। आज न्याय देवता ने जो निर्णय दिया है, ये सरकार को एक लाफा मारने के बराबर है, क्योंकि ये सरकार बुझा भाव से काम करती है। फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सिद्ध हुआ, जिन 12 आमदारों का निलंबन रद्द हुआ है, उनको मैं मनपूर्वक बधाई देता हूं और ये सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार कायदे से चलती है, कायदे को हाथ में लेकर सरकार नहीं चलती। ये फिर से एक बार सिद्ध हो चुका है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के असंवैधानिक रवैये को एक प्रकार से इस निर्णय के माध्यम से थप्पड़ जड़ा है। जिस प्रकार से एक स्टोरी तैयार करके ये 12 लोगों को सस्पेंड कर एक अननेचुरल मेजॉरिटी तैयार करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया था, उस प्रयास को केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इल्लीगल और इर्रेशनल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार को शर्म आनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अघाड़ी हुकूमत की सुबकी हुई है। रियासती वजीर नवाब मलिक का कहना है कि अदालत के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सभी नुकात पर गौर किया जाएगा। 12 विधायकों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले की परख
विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। वहीं SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की शराइत को कम करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से पहले हुकूमत एदाद शुमार हासिल करे। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ने की बात कही है। मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों ने सोच समझकर फैसला लेने की CM इब्राहिम से अपील की है। मरकज अहले सुन्नत, जामिया हजरत बिलाल और कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहिदा महाज के नुमाइंदों ने कहा है कि कोई ओहदा ना मिलने पर पार्टी छोड़ने का फैसला लेना मुनासिब नहीं है। फैसला जाती मफाद पर नहीं बल्कि मिल्ली मफाद पर होना चाहिए। वाज़ेह है कि CM इब्राहिम कानून साज कौंसिल के अपोजिशन लीडर के ओहदे की दौड़ में थे, लेकिन कांग्रेस ने इस ओहदे के लिए BK हरिप्रसाद के नाम का ऐलान किया है। CM इब्राहिम साहब के वीडियो को देखा, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस को तलाक देना चाहता हूं। इस तरह की बात है तो मैं उनकी बारगाह में भी गुजारिश करूंगा कि आप एक ओहदे के लिए इस तरह, आप तजुर्बेकार लीडर हैं, आप बहुत माहिर हैं, मजे हुए हैं आप एक लीडर, तो आपको इस तरह की ज़बान आपके लिए भी बेहतर नहीं है कि एक ओहदे के लिए आप ये कहें। हम जानते हैं कि मुसलमान लीडरान के साथ खिलवाड़ होता है, तो आपको आपकी दबंगी होनी चाहिए। आपकी जिस आप पार्टी में रहते हैं उसमें आपकी एक अच्छी शनाख्त होना चाहिए। आप भी कौम के लिए काम करेंगे। आज हम देखते हैं कि कौम के दरमियान हम आते हैं, जो वादा करते हैं वो काम तो नहीं हो पाते हैं। बाद में जब पार्टियां जब निकाल देती हैं फिर कौम का बहाना लेकर आगे बढ़ते हैं। ये तो काफ़ी दिनों से बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो पार्टी छोड़ने पर तुले हुए हैं। ये ठीक है, उनका अपनी मर्जी है, उनको पूरा इख्तियार है कि जिस पार्टी में चाहे वो रहें, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहे हैं, अगर ये वजह बनाकर पार्टी छोड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं, इसलिए कि अपने मफाद के लिए पार्टी को छोड़ना होगा। अक़लियतों की बेहतरी या उनकी बहबूदी के लिए उनके साथ नाइंसाफ़ी की बात नहीं, बल्कि वो मुझे नहीं बनाया गया इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये शायद मेरा ख्याल से सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से DDA-MA ने दिल्ली में लगाई गई पाबंदियों में राहत दी है। दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। बाजारों में ताक जुफ्त का फॉर्मूला यानी ऑड एंड इवन का फॉर्मूला भी खत्म कर दिया गया है, लेकिन कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करना जरूरी होगा। दिल्ली में कई तरीके की पाबंदियां हटा दी गई हैं, जिसमें से ऑड इवन के आधार पर जो बाजार खुल रहे थे उसको हटा दिया गया है, वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। और इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में खड़े हुए हैं। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से मार्केट का नज़ारा दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है, जबकि DDA-MA ने कहा है कि ऑड इवन का आधार बाजारों से हटाया जा रहा है, लेकिन जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं वो लोगों को पूरे करने होंगे, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। लेकिन आप हालात देखें तो यहाँ पर जस की तस बनी हुई है, जो कि पाबंदी लगने से पहले के हालात थे वही अब पाबंदी खुलने के बाद भी नजर आ रहे हैं। तो मार्केट वालों का और आम पब्लिक जो मार्केट में कस्टमर आते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि भाई हम सारे जो भी प्रोटोकॉल हैं, टीवी में आता है, मोबाइल फोन में भी आता है, भाई हम उन नियमों का पालन करें, जो जैसे मास्क लगा के रखें तो पालन करें। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो हालात तो वही है। मार्केट में नहीं हालात, आज कर्फ्यू ये जो मार्केट ऑड इवन हटा है तो आज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा रश है। दुकानदार हमेशा पालन करता है और करता रहेगा, और ये खोला है बड़ी मुश्किल से लौटी थी व्यापारियों की जिंदगी, पटरी पे थम गई थी जिंदगी। 2 दिन काम था, क्या करे, इतना बड़ा परिवार है, काम करने वाले हैं, लेबर घर भाग गई है डर के मारे। सरकार को भी चाहिए अपनी और अच्छी व्यवस्था बनाए
ये सरकार ने तो आप लोगों की मांग मानकर पाबंदियां हटा दी, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है। मार्केट में तो हालत वैसे ही है। बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी है, हम अपनी जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं, पर लोगों को भी करना पड़ेगा। हम कहते हैं बिना मास्क के नहीं आओ, 2 गज की दूरी का पालन करो, ओमिक्रॉन के नियमों का पालन करो। ये जो बीमारी होता है, जब जांच करते हैं तो बीमारी बढ़ जाता है। अब जांच ही नहीं हो रहा तो बीमारी बढ़ेगा कहाँ से? ये तो इलेक्शन बाहर लड़ने जाते हैं, यहाँ गरीब आदमी को मारते हैं। पटरी बंद करो, ये OD बंद करो, ये OD बंद। आपको लगता है कि टेस्टिंग नहीं हो रही इसलिए मामले कम दिखाई दे रहे हैं? टेस्टिंग नहीं हो रहा है तभी मामला कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनका कहना है कि सरकार ने राहत तो दी है, लेकिन प्रोटोकॉल का ध्यान यहाँ पर रखना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं और इसी बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत दी है। DDMA ने जिस तरीके से तमाम पाबंदियां लगाई थी, उन पाबंदियों में राहत दी गई है। छोटे व्यापारी लगातार मांग कर रहे थे कि ऑड इवन हटाया जाए, वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाए। DDMA ने इसकी मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद अब व्यापारियों का क्या कहना है, हम उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे भी हम बात करेंगे। उमेश जी, ये बताइए कि DDMA ने पाबंदियों में राहत दी है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, DDMA ने राहत तो दी है और ये काफ़ी टाइम से व्यापारी के आपका डिमांड कर रहे थे कि काफ़ी बिजनेस हमारा डाउन हो चुका है और वीकेंड कर्फ्यू जो लगा हुआ था उसकी वजह से भी काफ़ी बिजनेस डाउन गया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि DDMA ने जो फैसला लिया है ये व्यापारियों के हित में लिया है और इससे बिजनेस थोड़ा ट्रैक पे आएगा। तो अब आपको लगता है कि वीकेंड कर्फ्यू हटने से जो सेल पे असर पड़ा था वो अब रिकवर हो पाएगी? देखिए, काफ़ी जो व्यापारी है जिनका सैटरडे संडे और वीकेंड कर्फ्यू पे ही ज़्यादा काम चलता था और जितने भी लोग थे, मतलब काफ़ी लोग जो वीकेंड में आपका शॉपिंग करने जाते थे, मार्केट में जाते थे, तो उससे आमतौर पे क्या कहते हैं काफ़ी बाजारों में क्या कहते हैं बिजनेस रहता था। तो अब लग रहा है कि वीकेंड कर्फ्यू हटने से बिजनेस ट्रैक पे आएगा और व्यापारियों को थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, क्योंकि आप भी एक सलून रन करते हैं तो यहाँ पे तमाम लोग अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। तो कितने अपॉइंटमेंट पहले कैंसिल हुए थे और अब DDMA के ऑर्डर आने के बाद किस तरीके से अपॉइंटमेंट आ रहे हैं? क्योंकि लोग अभी किसी भी जगह जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है। देखिए, सैलून लाइन में देखा जाए तो सैटरडे संडे ज़्यादातर काम होता था, है ना, और काफ़ी लोग सैटरडे संडे विजिट करते थे वीकेंड होने के चक्कर में। तो 50 to 60% काम डाउन हो चुका था। तो अब लग रहा है कि ये काम भी उठेगा और ये काम भी अब ट्रैक पे आएगा। और जनवरी फरवरी में शादियां बहुत होती थी, अब वीकेंड कर्फ्यू हटने के कारण और 200 लोग शादियों में शामिल होंगे, इसलिए भी ये काम अब ठीक चलेगा, मेरे को लगता है। यानी कि आपको लग रहा है कि जिस तरीके से शादियों में नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ा दिए गए हैं तो उससे अपॉइंटमेंट्स भी ज्यादा आएंगे, बुकिंग्स भी ज्यादा आएंगी। अब बुकिंग्स भी ज्यादा आएंगी और शादियां जो दिल्ली में नहीं हो रही थी पहले, अब क्या कहते हैं शादियां होने के बावजूद और बाकी काम, काफी लोग शादियों के साथ जो काम होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो ये काम भी कनेक्टेड है। सैलून का भी मेकअप्स आएंगे और मेरे को लगता है कि अब थोड़ा ट्रैक पे होगा बिजनेस। तो इनको तो उम्मीद है कि ट्रैक पर होगा बिजनेस, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू के चलते अपॉइंटमेंट्स जो थे वो कैंसिल हो रहे थे और अब DDMA ने जिस तरीके से राहत दी है तो उसके बाद इन लोगों को भी आशा है कि आने वाले समय में जो लॉस हुआ था वीकेंड कर्फ्यू के चलते उसको कहीं ना कहीं रिकवर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. के प्रोजेक्ट पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपकी इस्तकबाल करते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करियप्पा ग्राउंड में नेशनल कैडेट कॉर्प्स के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले कैडेट्स में मेडल और ट्रॉफी तकसीम की गई। सिक्किम निदेशालय महानुभाव अधिकारीगण गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाले कलाकार, एनएसएस, एनसीसी के साथियों, इस समय देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये भारत की उस युवा शक्ति के दर्शन है जो हमारे संकल्पों को पूरा करेगी, जो 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूर्ण करेगा, 2047 के भव्य भारत का निर्माण करेंगी। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। लेकिन जो सौभाग्य आपको मिला है वो मुझे नहीं मिला था। मुझे एनसीसी में जो ट्रेनिंग मिली, जो जानने सीखने का अवसर मिला, आज देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में मुझे उन संस्कारों से, उस ट्रेनिंग से असीम ताकत मिलती है। आज देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं उस नाते भी आपका साथी हूं, आपसे जुड़ा हूं। मैं एनसीसी के सभी पदाधिकारियों को और सभी फेलो कैडेट्स को इस अवसर पर सैल्यूट करता हूं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के साहबजादे अब्दुल्ला आजम ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। अब्दुल्ला आजम ने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ चलने वाली पुलिस पर भी मुझे भरोसा नहीं है। ये पुलिस मेरे तहफ्फुज़ के लिए नहीं बल्कि मेरी निगरानी के लिए लगाई गई है।
नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बस मैं वो लोगों से कहूंगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूं मुझे हराओ, कम मना कर रहा हूं आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है, आपके साथ दो सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पर ही भरोसा नहीं है कि वही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूं। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा हूँ। मेरे चुनाव पे तो जिक्र ही नहीं हो रहा, कहीं जिक्र नॉमिनेशन पर हो रहा है। नॉमिनेशन मैंने फाइल करा है भाई, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है। मेरे ख्याल से उनके फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए। जिन लोगों को, जो लोग नॉमिनेशन फाइल तो करें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अच्छा क्यों इतना घबरा रहे हैं नॉमिनेशन से? भाई अगर मैं गलत हूँ, मैं जनता के सामने जाऊंगा, जनता मुझे उसे जवाब देगी। आप गलत हो, जनता आपको जवाब देगी। उनके ऐसे बात करने से लोगों में उन्हीं के लिए गलत मैसेज जा रहा है। वो खुद अपनी कमजोरी जाहिर कर रहे हैं। चुनाव लड़े, चुनाव में आए। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साबिक सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी के बयान की मजम्मत की है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के हामी बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी मुल्क के नायब सदर जमहूरिया रहे हैं और इन्होंने आलमी सतह पर मुल्क मुखालिफ बयान देकर अपनी तंग नजरी का सबूत दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने इस मौके पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, राशिद अलवी को भी तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहते हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको दो बार देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अलवी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं देश को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा है, वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली के खिलाफ तलबा सड़कों पर हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, सुपौल समेत कई जगहों पर सड़कें जाम और आगजनी की गई, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको इस वक्त 6 विंडो में हम दिखा रहे हैं। तलबा के बंद की अपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। आज तलबा की हिमायत में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी सड़कों पर उतरी। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने तलबा से अपील की है कि वो मरकजी हुकूमत पर भरोसा रखें। मरकज उनकी सारी बातें मानने को तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि आरआरबी की जानिब से वक्त पर वजाहत की गई होती तो वबाल नहीं होता। न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कुछ सियासी पार्टियां इस मामले पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। परीक्षा विवाद को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मोदी जी हैं। सर, ये जो पूरा कंफ्यूजन हुआ, आप मानते हैं ये आरआरबी के गलत फैसले की वजह से सारा कंफ्यूजन हुआ? देखिए, कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं था, बल्कि समय रहते भ्रम को दूर नहीं किया गया। अगर समय रहते आरआरबी ने भ्रम को दूर कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। देखिए, इसमें एक परीक्षा है डी ग्रुप की परीक्षा, जिसमें लगभग 1 लाख से ज्यादा पद हैं और 1 करोड़ 25 लाख 30 लाख के करीब परीक्षार्थी हैं। तो जब प्रोस्पेक्टस निकाला गया 2019 में, उसमें कहा गया कि एक परीक्षा होगी
और अब कह रहे हैं कि 2 परीक्षा ली जाएगी। और 24 जनवरी को ज्यों ही यह आदेश निकला कि 2 परीक्षा होगी, वैसे ही हंगामा बढ़ गया। तो अगर आपको 2 परीक्षा लेना था तो पहले ही दिन आप घोषित करते कि हम 2 परीक्षा लेंगे, लेकिन उस पहली बार तो आपने उसको भ्रम की स्थिति में लोगों को रखा और बाद में अचानक आपने 2 परीक्षा निकाल दिया। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कल जब श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी संचार भवन में मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई, तो वो भी इस बात से सहमत थे कि सब गरीब छात्र हैं, 10वीं 11वीं के छात्र हैं, उनको 2 बार परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए वो सहमत थे कि एक परीक्षा के आधार पर ही डी ग्रुप की परीक्षा ली जाएगी। दूसरा विषय था एनटीपीसी का, जिसमें करीब 35,000 पद हैं। इसमें 10+2 के भी छात्र हैं और स्नातक के भी छात्र हैं। और इस एनटीपीसी की परीक्षा में पहली बार भारत सरकार ने 20 गुना रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।